हम कितने खुशनसीब हैं ना जो हमारी शादी एक घर में हो रही है। और तुझे पता है, मैंने तो सुना है कि हमारे ससुराल में हमारे आम के बगीचे से भी बड़ा बगीचा है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। और मम्मी तो बता रही थी कि हमारे ससुराल में शीशे की रसोई है और हर जगह एसी लगी है, जहाँ तक कि रसोई में भी। कितना मजा आएगा ना वहाँ हम दोनों साथ में एसी वाले शीशे की रसोई में खाना बनाएंगे। अच्छा, अब घर चलते हैं, अब बहुत गर्मी लग रही है। जहां दोनों दोस्त एक ही ससुराल में जाने की खुशी मना रही थीं, तो वहीं उनकी सास के बीच आए दिन छोटी छोटी बात को लेकर कलेश होता है। और उनका कलेश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शादी वाले दिन ही दोनों आपस में तू तू मैं करके बंटवारे की बात छेड़ देती हैं। जेठानी जी, मैं आपकी देवरानी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आज शादी का दिन है, मेरे भी बेटे की शादी है और आप कह रही हैं कि मैं आपके मायके जाकर आपके भैया भाभी को लेकर आऊं। अरे मुझे भी कुछ रीति रिवाज करने हैं। पर नहीं, मैं तो घर के कामों में और बाहर के कामों में लगी रहूं और आप महारानी की तरह बस बैठी रहे, है ना? देख रहे हैं जी, इसकी जुबान कितनी चलने लगी है। कहाँ पहले ये दीदी 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 करती थी और अब देखो मुझे आंख दिखा रही है। भूल मत, इस शादी में तुझसे ज्यादा मेरा पैसा खर्चा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी के काम तू ही करेगी। पैसों की तो बात आप मत ही करो दीदी, इस पूरे घर का खर्चा मेरे पति के पैसों से चलता है। शादी में भले ही आपने कुछ ज्यादा पैसे दिए हों, पर ये जो घर बना है ना शानदार, इसमें मेरे भी पैसे लगे हैं। मैं तो अब आपके साथ ही रहना नहीं चाहती। सुनिए जी, अब इस घर में जब बंटवारा होगा तभी मेरे बेटे की बारात निकलेगी, वरना ये शादी रुकेगी। पर शादी वाले दिन बंटवारा होने दो देवर जी, मैं तो खुद यही चाहती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी के बीच इतनी भयंकर लड़ाई हो जाती है कि न चाहते हुए भी घर में बंटवारा करना पड़ता है। और बंटवारे में क्योंकि शांति अमीर थी, इसलिए वो घर और कुछ खेत ले लेती है, तो वहीं आम का सारा बगीचा अपनी देवरानी को दे देती है। ये देखकर आशा मन ही मन जल उठती है और कुछ देर में दोनों देवरानी जेठानी अपनी बेटों की बारात लेकर जाती हैं और अगले दिन अपनी बहू के साथ अपने अपने घर आती हैं। बहू, वो जो सामने बड़ा सा घर देख रही हो ना, उस घर में गलती से भी कदम मत रखना। अब यही आम के बगीचे हमारे हैं, यही तुम्हारा ससुराल है। बहू, बार बार पीछे मुड़कर मत देखो। हमने तुम दोनों दोस्त की शादी इसलिए करी थी ताकि तुम इस घर में आकर लड़ाई ना करो, पर तुम्हारी काकी सास ही लड़ाकू निकली। शादी वाले दिन बंटवारा करके अलग हो गई। अब तुम उनसे दूर रहना। ससुराल जाकर दोनों ही दोस्त को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है और अपने पति से बात करती हैं। क्या बताऊं पूजा तुम्हें, माँ और काकी लड़ती बहुत हैं और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाती। पर जब घर में बंटवारा हुआ तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ। बस छोटी सी बात पर लड़ाई करके बंटवारा कर लिया इन्होंने। पता नहीं ये दोनों फिर कभी एक होंगे या नहीं, पर मैं तो अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। मैं जा रहा हूं उससे मिलने। इस तरह दोनों सहेलियों को सारी सच्चाई का पता चलता है। कल उन दोनों की पहली रसोई थी, जहां शांति अपनी बहू से कहती है, बहू, यह है तेरी शीशे की रसोई, इसमें एसी भी लगा है, खाना बनाने में तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और देख, जैसे विंडो खुलता है सामने ही उस गरीब का घर है, तो तुम उनसे दूर रहना, ठीक है? कल तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाना। अभी जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। बहू, मैं जानती हूँ तेरे बहुत से सपने रहे होंगे, पर तेरी बड़ी सास की वजह से सब अधूरा रहेगा। बंटवारा इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मैं रसोई भी नहीं बनवा पाई। जब तक रसोई नहीं बन जाती तुझे आम के बगीचे में खुले में ही अपनी पहली रसोई करनी होगी कल। कोई बात नहीं माँ जी। इस तरह दोनों बहू अगले दिन अपनी पहली रसोई करती हैं और उन दोनों को ही अपनी बातें याद आती हैं। पूजा अपने शीशे की रसोई में खाना बना ही रही होती है कि तभी उसकी नजर अपनी दोस्त पर पड़ती है, जो धूप गर्मी पसीने से बेहाल खुले में आम के बगीचे में बैठकर खाना बना रही थी। निशा, देख मैं यहाँ हूँ, तू इतनी धूप में खाना क्यों बना रही है? अंदर चली जाती, देख तुझे कितना पसीना आ रहा है। तू मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। तू खिड़की बंद कर ले, अगर हमारी सास ने देख लिया तो उनकी फिर से लड़ाई हो जाएगी। मैं मौका देखकर तुझसे मिलने आऊंगी। वो सब तो ठीक है, पर तू अपनी पहली रसोई में क्या बना रही है? याद है ना, हम दोनों ने कहा था कि हम एक साथ खाना बनाएंगे और मीठे में लौकी का हलवा बनाएंगे। वही बना रही हूँ। अरे बाप रे निशा, तेरी सास आ रही, मैं खिड़की बंद कर रही हूँ, तू काम पर ध्यान दे। पूजा जल्दी से अपने शीशे की रसोई बंद कर लेती है और एसी में आराम से खड़ी होकर खाना बनाती है। तो वहीं बेचारी निशा धूप और पसीने से बेहाल खाना बना रही होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, निशा, आज मेरे घर में कोई नहीं है। माँ जी बता रही थी कि उन्होंने धान की खेती करी है, वो पापा जी के साथ वहीं गई हैं और पवन जी दफ्तर गए। तू आकर एक बार मेरे शीशे वाली एसी की रसोई देख लेना। अभी मेरी सास घर पर है, नहीं आ पाऊंगी। तू एक काम कर, वीडियो बनाकर मुझे भेज दे, मैं फोन में देख लूंगी। निशा के कहने पर पूजा उसे वीडियो बनाकर देती है और अपने फोन में पूजा की एसी वाली शीशे की बनी रसोई देखकर उसका भी उसे मिलने का दिल करता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब दोनों ही दोस्त के घर पर कोई नहीं रहता तो मौका देख
निशा पूजा के घर जाती है। यह है मेरी शीशे की रसोई जिसमें हम दोनों एक साथ खाना बनाने वाले थे। बहुत गर्मी लग रही है ना, मैं अभी एसी चला देती हूँ। तेरी रसोई तो सच में बहुत अच्छी है। अरे तुझसे बात करते हुए 5 बज गए, पता ही नहीं चला। माँ जी आती होंगी, मैं चलती हूँ। हाँ तू जल्दी जा, बाकी की बातें हम दोनों खाना बनाते हुए करेंगे। मेरी भी सास आती होंगी। इतना बोलकर निशा वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन, बहू आज मैं और तेरी सास शहर जा रहे हैं खेत का कुछ सामान लेने, तो घर में अकेली परेशान मत होना। मैं तुझे भी साथ ले जाती अगर बाहर इतनी गर्मी ना होती। अच्छा हम चलते हैं। इतना बोल अशोक और शांति बाहर चले जाते हैं और पूजा अपनी दोस्त के लिए मैंगो शेक बनाकर सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे जाती है। और जब धूप से परेशान पसीने में लथपथ निशा खाना बना रही होती है तो वो उसके सामने मैंगो शेक रखते हुए कहती है, मैंने अभी अभी देखा काकी को कहीं जाते हो, इसलिए मौका देखकर तेरे लिए मैंगो शेक बनाकर ले आई। बहुत गर्मी लग रही है ना तुझे, तो पसीना पोंछ और मैंगो शेक पी, क्योंकि अब सीधा रात को आएंगे सब मेरे घर में। वो सब तो ठीक है पूजा, पर विनीत जी बता रहे थे कि हम दोनों की सास में बहुत प्यार है। बस कुछ दिनों से छोटी छोटी बातों को लेकर इन्होंने बंटवारा कर लिया। हमें उनके बीच का प्यार बढ़ाना होगा ताकि हमारी सास के साथ हम दोनों भी एक हो सके और इस तरह से छुप छुप कर मिलना बंद कर सके। अब मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरह दोनों दोस्त ठान लेती हैं कि वो अपनी सास के बीच की लड़ाई खत्म करेंगी। अब रात को जब पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है तो निशा अपनी सास से कहती है, माँ जी आपके जाने के बाद पता है बड़ी माँ आई थी मेरे पास और आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी। इस बंटवारे से बिल्कुल खुश नहीं है। कह रही थी आप बहुत अच्छी हैं। उनकी हल्की सी भी तबीयत खराब होती थी तो आप सारी रात जग के उनके पैर दबाती थी। दीदी कितनी अच्छी है, उन्होंने सच में ऐसा कहा। ये सच है कि मैं उनकी परवाह करती थी, पर वो मेरी ज्यादा परवाह करती थी। अगर मुझे भी जुकाम हो जाता था ना तो मेरे पीछे पड़ी रहती थी। दवाई ले ले, गर्म पानी की भाप ले ले। पता नहीं अब क्या हो गया, पैसा पैसा करने लगी हैं जब से उन्होंने अपने शीशे की एसी वाली रसोई बनाई। माँ जी पता नहीं क्या हुआ, आज काकी जी अपनी बहू के साथ यहाँ आई थी और अपने आप ही कहने लगी कि जेठानी जी से अलग होकर मैं बहुत दुखी हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ। दीदी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, गलती मेरी ही थी, मुझे उनसे लड़ना नहीं चाहिए था। मैंने ही बंटवारे की बात छेड़ी। वो तो आकर माफी मांग रही थी, पर बेचारी इतनी शर्मिंदा है कि आपसे आकर कुछ कह नहीं पा रही, इसीलिए मुझे बता रही थी। आशा भी पागल है, कभी आकर मुझसे ना माफी मांगती है और ना ही बात करती। सोचती है कि बिना कुछ बोले मैं उसकी बात समझ जाऊं। अरे जब नहीं रहा जा रहा मुझसे अलग तो आकर कहती क्यों नहीं है। पर मैंने भी उस दिन कुछ ज्यादा ही कह दिया। मुझे भी अलग नहीं होना चाहिए था। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अपनी नई बहू के साथ आम के बगीचे में उस कच्चे घर में कैसे रहेंगी। इतनी गर्मी है, गलती भी तो मेरी है। शादी सर पर थी, बारात तैयार करनी थी और मैं उसे अपने मायके भेज रही थी। अरे जब दोनों देवरानी जेठानी में इतना प्यार है तो सारी लड़ाई भूल कर बोल दो उसे यहाँ आ जाएगी, फिर से पहले की तरह रहने। हमेशा मैं ही क्यों बोलूं, इस बार वो खुद आएगी। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है। और इसी तरह एक बार फिर जब दोनों बहू को मौका मिलता है तो निशा सीढ़ियां चढ़कर पूजा के पास आती है। दोनों में प्यार तो बहुत है, पर दोनों ही अपनी गलती नहीं मानना चाहते। हमें कोशिश करते रहना होगा और इन दोनों को ये प्रूफ करना होगा कि दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रही हैं, ताकि ये दोनों खुद एक दूसरे के पास जाएं। इस तरह दोनों दोस्त एक और प्लान बनाती हैं और मौका देखकर अपनी सास को ऑडियो सुनाती हैं जिसमें आशा शांति की तारीफ कर रही होती है। तो वहीं शांति आशा की ये वीडियो सुनकर दोनों सास से रहा नहीं जाता। जब भी लड़ाई होती है तो वो कभी आकर मुझसे बात नहीं करती। मैं ही छोटी बहन समझकर उसे माफ करती हूँ, तो फिर आज कैसे ना करूँ। अब शांति से रहा नहीं जाता और वो खुद जल्दबाजी में सीढ़ियां उतरती हुई आम के बगीचे में आती है जहां निशा खाना बना रही होती है। वहां पहुंचते ही शांति को काफी गर्मी लगती है। अपनी जेठानी को पसीने से लथपथ देख आशा से भी बर्दाश्त नहीं होता और वो शांति के पसीने पोंछ उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, उस दिन मुझे बंटवारे की बात नहीं करनी चाहिए थी। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया और मैंने ऐसी बातें बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कर। माफी मुझे मांगनी चाहिए। मैंने कितना गलत किया तेरे साथ। दोनों भाई के खून पसीने की कमाई से हमने शीशे की एसी वाली रसोई बनवाई ताकि हम दोनों की बहू आराम से हमारे लिए खाना बना सके, पर मैंने बदले में तुझे आम का बगीचा दे दिया जहाँ मेरी प्यारी निशा बहू इतनी धूप में खाना बना रही है। बहू अपनी बड़ी सास को माफ कर दे। भाभी जब सारी गलतफहमी खत्म हो ही गई है तो यहाँ से अपने घर चलते हैं। अब इस तरह दोनों दोस्त अपनी अपनी सास के बीच की सारी नाराजगी खत्म करवा देती हैं और वो दोनों एक ही घर में एक साथ रहती हैं, जहां आज पहली बार दोनों दोस्त अपनी शीशे की रसोई में एसी चलाकर खाना बनाती हैं। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। हमारा भी अब अच्छा सा घर है। चलो बच्चों घर के अंदर चलते हैं।
शांति अपने परिवार के साथ घर में जाती है और अच्छा खासा घर देख पूरा परिवार खुश होता है। हमारा घर जितना सुंदर बाहर से है उतना ही सुंदर अंदर से। मैं तो चली घर देखने। भाभी रुको, मैं और विनीता भाभी भी तो हैं। इतना बोलकर निशा, काजल और विनीता घर देखने लगती हैं, जिसमें से घर का सबसे बड़ा वाला कमरा निशा लेती है। माँ जी, घर का ये सबसे बड़ा कमरा है। इस कमरे में तो मैं ही रहूंगी। आखिर मैं शहरी मॉडर्न बहू हूँ। मेरे पास बहुत सारे सामान है और इस कमरे का अलमीरा भी बहुत बड़ा है। मेरे सारे सामान अच्छे से आ जाएंगे। पर बहू, ये कमरा तो बड़ी बहू ने अपने लिए बनवाया था। कोई बात नहीं माँ जी, अगर निशा को मेरा कमरा पसंद आ गया है तो ये कमरा उसे ही दे दो। मैं निशा का कमरा ले लूंगी। इस तरह निशा बड़ा कमरा ले लेती है। समय यूं ही गुजरता है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन खाना बनाते हुए, कितनी गर्मी हो गई है ना दीदी। आपको पता है मैं तो सारी रात सही से सो भी नहीं पाई। मैंने तो दिवाकर से कह दिया कि वो अपने कमरे के लिए एसी लगवाए। वो सब तो ठीक है निशा, पर तुम तो जानती हो ना, हमने बैंक से लोन लेकर घर लिया। पहले घर का लोन तो चुक जाने देती। दीदी आप गांव की हैं, बिना पंखे के भी रह लेंगी, पर मैं तो शहरी हूँ। हम बिना एसी के नहीं रह सकते। मैंने यहाँ कर इतनी एडजस्टमेंट कर ली, वरना मेरे घर में तो हर कमरों में एसी था। इसीलिए मैं किश्तों पर एक एसी निकलवा लूंगी। वैसे भी जेठ जी कम कमाते हैं, आपके देवर नहीं। विनीता के समझाने पर भी निशा नहीं मानती और शाम को दिवाकर के आते ही उसके साथ दुकान से एक एसी फाइनेंस करवाकर घर आ जाती है। कुछ ही दिनों में निशा के कमरे में एसी लग जाता है। माँ जी, आप कहाँ मेरे कमरे से बाहर जा रही हैं? यहीं बैठिए, रहिए ठंडी ठंडी, एसी की हवा खाइए। नहीं बहू, मुझे एसी की आदत नहीं। मैं क्या कह रही थी तुझे, अगर तूने एसी फाइनेंस करवाई तो 2 करवा लेती। छोटी छोटी बड़ी बहू के भी कमरे में एसी लग जाती। नहीं नहीं माँ जी, मुझे एसी की जरूरत नहीं है और पहले से ही एक कर्ज सर पर है। मैं दूसरा कर्ज नहीं लेना चाहती। मेरे कमरे में जो कूलर है वो अच्छा चल रहा है। मैं अपने लिए एक टेबल फैन ले आऊंगी, फिर मुझे गर्मी नहीं लगेगी। माँ, बड़ी भाभी कितनी अच्छी और समझदार है ना। छोटी भाभी, आपको ना अपनी गांव की जेठानी से कुछ सीखना चाहिए। इसे समझदार नहीं, बेवकूफ कहा जाता है। अगर हम यही सोचते रहे कि पैसा होगा तब लेंगे, तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप लोग जिस घर में इतने ऐशो आराम से रह रहे हैं, ये भी मेरी बदौलत हुआ है, वरना आप लोग तो आज भी उस कच्चे मकान में रहते। निशा की ऐसी बातें सुनकर सभी को काफी बुरा लगता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। समय यूं ही गुजरता है और ऐसे ही एक दिन विनीता बाहर से 2 किलो दूध लाकर खुद दही जमाती है और दही से लस्सी अपनी गांव की जेठानी को गर्मी में इतनी मेहनत करता देख निशा उस पर हंसने लगती है। दीदी आप हर चीज में जुगाड़ क्यों करती हैं? ये लस्सी तो हम बाहर से भी खरीद कर ला सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो सस्ते और जुगाड़ू शौक पसंद है। निशा, अगर हम इतने पैसों में बाहर से लस्सी लेते तो सिर्फ लस्सी ही पी पाते। हमें दही दूध खाने को नहीं मिलता। देखो, दूध लाने से मैंने ना सिर्फ लस्सी दही जमाई, बल्कि मलाई जमाकर घी भी बनाया है। आपका कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो सोच लिया है, मैं आज ही मार्केट से मिक्सी, ओवन, फ्रिज और रसोई की कुछ जरूरत की चीज लेकर आऊंगी, ताकि आपकी तरह इन गर्मी में दही मारकर लस्सी ना बनाना पड़े और झटपट अपने लिए कुछ ठंडा जूस बना सकूं। निशा, पहले ही हमारे ऊपर इतना कर्ज है और तुम फालतू की चीज लाकर और कर्ज क्यों करना चाहती हो? इतने महंगे शौक सही नहीं है। दीदी आप गांव की गंवार हैं। गांव के लोगों की आदत होती है कंजूसी करने की, पर मैं शहरी हूँ, मॉडर्न हूँ। मुझे पता है कैसे सेविंग करनी है और कैसे खर्च करना है, किस जगह किस वक्त किस चीज को लाना है, मैं आपसे बेहतर तरीके से जानती हूँ। एक बार फिर निशा अपनी जेठानी की बात न सुनकर वहां से तिल मिलाकर चली जाती है और रात को जब दिवाकर आता है तो अपने पति से 20,000 रुपए मांगती है। दिवाकर, तुम महीने के 1 लाख रुपए कमाते हो, फिर भी मुझे कुछ नहीं देते। 20,000 रुपए ही तो मांग रही हूँ। मेरे पास गर्मियों के कपड़े भी नहीं हैं। निशा, खर्चा ही इतना है कि 1 लाख रुपए भी कम पड़ते हैं। बैंक का लोन जाना है, एक की किश्त जानी है, तुम मिक्सी और ग्राइंडर के लिए अलग से पैसे मांग रही हो और फिर तुम्हें कपड़ों के लिए भी पैसे चाहिए। भाभी को इतनी अच्छी सिलाई आती है, वो सूती कपड़े से अपने लिए सूट साड़ी बनाती है, उनसे कह दो। दिवाकर, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं जेठानी के हाथों का बना हुआ 3rd क्लास सूती कपड़ा पहनूं। निशा दिवाकर से लड़ने लगती है, जिसके बाद दिवाकर निशा को कुछ पैसे देता है और अगले ही दिन निशा काजल के साथ मॉल जाती है और वहां से मिक्सी, ग्राइंडर, ओवन जैसे रसोई के कुछ सामान के साथ अपने लिए 1 पीस लॉन्ग स्कर्ट जैसे कपड़े लेकर आती है और घर वालों को दिखाती है। ये देखो माँ जी, मैं पूरे 20,000 रुपए की शॉपिंग करके आई हूँ, जिसमें से 15,000 का मैंने अपने और काजल के लिए कपड़े खरीदे। देखिए सारे कपड़े कितने मुलायम हैं। मेरी अलमारी खाली थी, अब मैं अपनी अलमारी भरूंगी और डेली बदल बदल के नए कपड़े पहनूंगी। माँ, मेरी ये स्काई ब्लू वाली 1 पीस देखो, इस गर्मी जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाऊंगी।
काजल, तेरी भाभी के तो महंगे शौक हैं, उसके साथ तूने भी महंगे शौक पाल लिए। बहू, अगर तू ये पैसे बचा लेती तो कुछ कर्ज चुक जाता, और ऊपर से तू रसोई के सामान भी उधार लेकर आई है। शांति अपनी बहू बेटी को समझा रही होती है कि तभी वहां विनीता सूती कपड़े के सूट बनाकर लाती है। काजल, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो, मैंने तुम्हारे लिए सूती कपड़े का सूट बनाया है। तुम कहोगी तो इस पर कढ़ाई भी कर दूंगी। अब जल्दी से पहन कर बताओ। और निशा, अभी घर में कुछ सूती कपड़े रखे हुए हैं, बहुत कम दाम पर बाजार में मिल रहे थे तो मैं लेकर आ गई। मैं तुम्हारे लिए भी कुछ बना देती हूँ। बताओ तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? दीदी, मुझे डिजाइनर कपड़ों का शौक है। मुझे आपके हाथों के बने कपड़े पहनने का कोई शौक नहीं है। कितनी गर्मी हो रही है, मैं चली अपने कमरे में। इतना बोलकर निशा मुंह बनाकर सारा सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और गुजरते समय के साथ निशा मार्केट से सस्ते सूती कपड़े लाती है और घर में ही बैठकर सभी के लिए कपड़े बनाती है। यहाँ तक कि वो अपने देवर और पति के लिए भी शर्ट बनाती है। देवर जी, आज आप यही शर्ट पहन कर जाना, आपको गर्मी कम लगेगी, और क्योंकि ये सूती है तो सारा पसीना भी सूख जाएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको ये कपड़े पहनने की। मैं जो आपके लिए पॉलिस्टर की शर्ट लेकर आई थी, आप वही पहनो। निशा, जॉर्जेट, पॉलिस्टर, सिल्क जैसे कपड़े पहनने की वजह से गर्मी में तुम्हारे शरीर पर रैशेस निकल रहे हैं, और फिर भी तुम सूती कपड़े पहनने से मना कर रही हो। हाँ, क्योंकि मुझे सूती कपड़े नहीं पसंद। सूती कपड़े गांव के बुजुर्ग बुढ़े लोग पहनते हैं और हम बुढ़े नहीं हैं। निशा अपनी जेठानी से लड़ी रही होती है कि तभी दिवाकर के पास बैंक से कॉल आता है। सर, 2 महीने से आपने अपनी किस्त नहीं भरी है। अगर आपने इस महीने भी किस्त नहीं भरी तो मजबूरन हमें आपके घर पे नोटिस भेजना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, मैं करता हूं इस महीने में कुछ। फोन पर बात करते हुए परेशान दिवाकर वहां से चला जाता है और निशा विनीता को समझ ही नहीं पाती। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और अब निशा के पास कर्जदारों के फोन आने लगते हैं। मैडम, आपने एसी लेने के बाद एक भी किस्त नहीं भरी। भैया, घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं 1-2 दिन में कुछ करती हूँ। क्या हुआ बहू, तू कुछ परेशान लग रही है? दिवाकर भी कुछ दिनों से सही से बात नहीं कर रहा, और देख तेरे शरीर पर कितने दाने हो गए हैं। तू आज ही मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। माँ जी, डॉक्टर के पास तो तब जाऊंगी ना जब हाथ में पैसे होंगे। सारे पैसे तो मैंने अपने महंगे शौक पूरे करने में खत्म कर दिए। आप और दीदी बिल्कुल सही कहती थी, इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी उसकी चादर हो। कर्जदारों के अब पूरे दिन फोन आते हैं, मैं और दिवाकर सारी रात सो नहीं पाते। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। आपसे भी कुछ नहीं बोल सकती, ना ही दीदी से मदद ले सकती हूँ, क्योंकि घर तो जेठ जी ही चला रही है। निशा, ऐसा क्यों बोलती हो? हम एक परिवार हैं और तुमने अकेले नहीं, हम सबने मिलकर लिया है। माँ जी, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। अब तो हमें गाँव में रहना नहीं, सोच रही हूँ गाँव में जो छोटा सा खेत है उसे बेच कर ही चुका दूं। इस तरह विनीता अपने सारे पैसे अपनी देवरानी को दे देती है, जिससे वो एसी वाले और बाकी कर्जदारों का कर्ज चुकाती है। तो वहीं खेत बेचकर मिले पैसे शांति बैंक वालों को देती है। साथ ही 6 महीने तक विनीता अपने पति से पैसे लेकर बैंक का लोन चुकाती है। समय यूं ही गुजरता है और पूरा परिवार विनीता के साथ थोड़ी सी कंजूसी करके सारे कर्ज चुका देता है, और उसके बाद वो लोग धीरे धीरे अपने शौक पूरे करते हैं। साथ ही इन 1 साल में निशा की सोच भी बदल जाती है। जब मैं कर्ज तले दब गई थी, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि कर्ज खत्म करके थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर मैं अपने शौक पूरे कर पाऊंगी। दीदी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से मैं हीरो का हार ले पाई हूँ। ऐसा मत कहो निशा, ये तुम्हारी मेहनत के पैसों से आए हैं। इसे कहते हैं परिवार, सुख दुख का साथी। इस तरह अब निशा अपने परिवार के साथ मिलकर रहती है और अपने परिवार के महंगे शौक पूरे करती है।